On 15th of August this year, when we unfurled the tricolor, we stood tall. We are the world's fourth largest economy. हम एक स्पेस फेयरिंग नेशन हैं, एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे पास विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड माइटीएस्ट आर्म फोर्सेस। हम हमेशा से लेकिन ऐसे नहीं थे। जस्ट 80 years ago we were still struggling to breathe free. कितने लोग हैं जिन्हें अपने शहर, अपने राज्य का और अपने देश का इतिहास मालूम कि हमारा शहर और हमारा राज्य एंशिएंट टाइम्स में कैसा था, 10th century में कैसा था, 15th century में कैसा था, एंड सो ऑन। Why I am saying this is because हिस्ट्री जो है वो एक कंटिन्यूअस थ्रेड है, एक अनब्रोकन थ्रेड के समान है। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? वी स्टडी हिस्ट्री इन ब्रोकन पीसेस और एज ए रिजल्ट हमें सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा मालूम होता है, कंप्लीट स्टोरी नहीं मालूम होती। इमेजिन इफ वी कुड सिट इन अ टाइम मशीन एंड ट्रैवल बैक टू 100 years और देखें कि वो जो लॉन्ग और डिफिकल्ट रोड थी जिससे हमारे एंसेस्टर्स चले, वो रोड सीधी नहीं थी, वो एक अग्निपथ थी, a path of fire, sacrifice and resilience. Our freedom story is not just about 1947. यह एक अनब्रोकन थ्रेड है, stretching across centuries. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, this freedom to speak without fear, to worship freely, freedom to protest with courage and to live with dignity, it was not handed down to us, it was earned by our ancestors. और वो एंसेस्टर्स कोई कैरिस्मेटिक जनरल्स नहीं थे, जनरल गैप की तरह, शी गोएरा की तरह या फिडेल कास्ट्रो की तरह। वो एक ऑर्डिनरी इंडियंस थे who chose and rose to do extraordinary things. So let's step into this time machine together. Let's see how the East India Company's arrival in 1608 set us on a path that would take centuries to complete. Let's relive. The freedom struggle wasn't just a movement, it was a revolution in slow motion. So let's hop in. ईयर 1608 एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में कैप्टन हॉकिंस ही अराइव्ड इन सूरत। वहां एक लोकल ट्रेडर की मदद से ही अप्रोच जहांगीर इन आगरा, who ruled over half of India. उसको परमिशन मिली टू ट्रेड इन इंडिया। Gradually, East India Company opened 3 trading outposts. 1750s, Mughal dynasty had finished और emerged हुए thousands of small and big kingdoms. So this allowed East India Company to start interfering in the local politics of kings. पहले प्लासीज, बक्सर 1764 में, एंग्लो मैसूर वॉर्स, फिर एंग्लो मराठा वॉर्स, सिख वॉर्स, सब में जीत कर एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश इंडियन एम्पायर बना लिया। उनकी स्ट्रेटेजी कामगर थी, एक्सप्लॉइट दी डिविजन्स। मीर जाफर को सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा किया, मराठास को टीपू सुल्तान के खिलाफ। जब मराठा अलग थलग पड़ गए तो उनको हराकर पूरा सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया कैप्चर किया और फिर सिखों को हराया और सिखों की मदद से 1857 के रिबल्स को हराया। इसको एस्टैब्लिश होने में मदद मिली मिलिट्री सुपीरियरिटी, इक्विपमेंट्स के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तौर पे और उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग। जो लोकल किंग्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनकी आपसी रंजिश ने भी मदद की। और लास्टली और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोपियन पावर्स की अपनी आपसी कंपटीशन था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती तो डच आ जाते या फ्रेंच आ जाते या पोर्चुगीज आया। इन सभी पावर्स ने पैर तो सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे जमा ही लिए थे। फिर आया 1857
का रिबेलियन। उस समय स्लोगन्स थे मारो फिरंगी और दीन दीन ना दीन, हिंदू मुसलमान एक ही दिन। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, सबने एक बड़ी रिबेलियन शुरू करी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह स्ट्रगल कोई नेशनल स्ट्रगल नहीं थी, यह था अपने अपने राज्य और को बचाने का एक एफर्ट। रिजल्ट, रिवोल्ट क्रश हो गया। मासेस न्यूट्रल रहे क्योंकि यह रिवोल्ट उनकी कोई समस्या का हल नहीं था और ना ही वह इसका हिस्सा थे। और अब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया को अपने अंडर ले लिया। 1857 के बाद यह पूरा सब कॉन्टिनेंट लीडरलेस हो गया। ना कोई ऐसा राजा, ना कोई ऐसी सेंट्रलाइज संगठन जो सबको एक कर सके और ब्रिटिशर्स को चुनौती दे सके। नेशनल कॉन्शियसनेस का नामो निशान नहीं था। जनता बटी थी रीजन्स में, राज्यों में, किंगडम, रिलीजन के नाम पे, जातियों में। तो फिर चुनौती कौन देता? Some tried using weapons but were crushed by British in no time. फेमीन, गरीबी और रेशियल एरोगेंस राज की आइडेंटिटी बन गई थी। मिस्टर उमेश चंद दत्त ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 20 to 25 मिलियन लोग फेमीन से और भुखमरी से मरे थे 1880 से लेके 1915। इमेजिन करिए कि फिर भुखमरी और मौत के कगार पर कितने मिलियन लोग होंगे। और ऐसी स्थिति में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, वह पहला संगठन था जो पैन इंडिया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें लेफ्टिस्ट भी थे, राइटिस्ट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे। इसलिए उसमें इनहेरेंट डिविजन्स थे और एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि अंग्रेजों से लड़कर वायलेंस से और देश को उनसे मुक्त कराया जा सकता। मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिश दे हैव नो डेप्थ ऑफ रिसोर्सेज और उनको कोई समय नहीं लगेगा कि वो यह सोल जो प्लेटफॉर्म बना है एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार, उसी सिस्टम के अंदर रह के करना पड़ेगा। गोखले जी की शब्दों में बड़ा साफ साफ उन्होंने अपने आइडियाज रखे थे। Our generation's job is to strengthen this platform and hand it over to the next generation to take the fight with British ahead. And if we let the British destroy it, then the next generation will have to start afresh. बात लॉजिकल है। अब इन दोनों के वैचारिक डिफरेंसेस के कारण कांग्रेस 1907 सूरत सेशन में स्प्लिट हो गई आफ्टर अ वेरी सीरियस स्क्वबल बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। बहुत वायलेंस हुआ, चप्पल जूते भी चले, कुर्सियां भी फेंकी गई। अब ब्रिटिशर्स ने एंजॉय किया इसको, बिकॉज उनको तो कांग्रेस किसी भी तरह तोड़नी थी, कमजोर करनी थी। लेकिन दो फैक्शंस, ये दोनों डिड नॉट रियलाइज दैट दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। एज ए रिजल्ट स्प्लिट के बाद तिलक और लाजपत राय अरेस्ट हो गए, अरबिंदो जो थे वो एस्केप कर गए और एंड ही वेंट टू पुडुचेरी एंड बिकेम अ रिलीजियस प्रीचर। अब ये एक टेम्पररी सेटबैक तो था और इन सर्कमस्टांसेस में आए महात्मा गांधी। गांधी जी कुड मोबिलाइज मासेस बिकॉज उनका पास रिकॉर्ड था। He had successfully fought against the Britishers, South Africa for the rights of Indians. उनका सिंपल और यूनिक सॉल्यूशन अलाउ करता था मासेस को पार्टिसिपेट करने में, अनलाइक द एक्सट्रीमिस्ट जो कि सिलेक्टेड फ्यू ही उसमें भाग ले सकते, और वो डिफिकल्ट भी था। मासेस ऑल्सो कुड फील कि गांधी जी वॉज वन अमंग्स्ट देम। गांधी जी का मेथड वॉज सिंपल बट इट वॉज एक्शन ओरिएंटेड, unlike the moderates of Congress.